92 में दिल्ली में हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं रिवर डॉल्फिन के ऊपर। मैंने जब वहाँ प्रेजेंटेशन दिया तो सारे लोग बहुत खुश हुए और सैयद जहूर कासिम साहब उस चेयरमैन से ये कहते हुए मुझे मिलवाया कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो तब से फिर मीडिया वाले इसको पिक कर लिए और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया लिखना शुरू किए। जो ज्ञान गूगल ज्ञान दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं? हम हमारे आप जैसे लोग कुछ उसमें डालते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से खुद रिसर्च करते हैं। तो जो हम डालेंगे वही ना, तो कितना डालते हैं हम? पूरा नॉलेज तो कभी कोई नहीं टीचर डालता है उसमें। तो अच्छी बात है कि पूरा नॉलेज किताब में डालते हैं, रिसर्च पेपर में डालते हैं, उसको पढ़िए ना, उससे संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। डेफिनेटली मुझे गर्व होता है कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना आकर्षक और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सहित है। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। हम जम्मू की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो करवाए जाते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन को तवज्जो देते हुए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत की। ऐसा ही एक नाम श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में, और आज हम वहीं पे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे आज के, वो हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंद्र कुमार सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सिन्हा साहब के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिन्हा साहब को जो है वो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो कि एक मछली है, उसके बारे में इंडिया में आज से पहले शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, लेकिन प्रोफेसर साहब ने डॉल्फिन पे बहुत सारा रिसर्च किया है और इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसीलिए इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। प्रोफेसर साहब, ये एक छोटा सा प्रोफाइल जो मैंने लोगों को बताया, आपसे जानना चाहूँगा ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? खासकर डॉल्फिन की तरफ आपकी रुचि जो है वो किस तरह से रही? सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन स्तनधारी प्राणी है जी। आदमी के जैसा है जी। मछली नहीं है जी। अब रही बात कि डॉल्फिन की तरफ आकर्षण कैसे हुआ, कैसे मैं आकर्षित हुआ। ये संजोग की बात है कि बचपन में कुछ ऐसा हमको अच्छी तरह याद है कि कोई 8 साल का उम्र रहा होगा, मैं पहली बार गांव से पटना आया था अपने ग्रैंड मदर के अंतिम संस्कार के लिए, जो कि गंगा किनारे बांस घाट पर हो रहा था और गंगा उफान पर थी, सितंबर का महीना था, पूरे फ्लडेड थी। तो मेरी नज़र जब गंगा पर गई तो मैंने देखा कि काला काला जानवर कोई नदी से ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है, और कई ऐसे थे, कई संख्या में थे। तो एक आकर्षण हुआ कि मछली तो ऐसे बाहर नहीं निकलती है, वो तो तैरती है, ये तो पानी से ऊपर आ रहा है और फिर पानी के अंदर जा रहा है। लोगों से पूछा मैंने कि क्या है ये, तो वहाँ लोकल पार्लेंस में, लोकल भाषा में उसको सोंस कहते हैं। और एक दूसरा वहाँ जानवर होता है घड़ियाल, जो कि गंगा में मिलता है। तो लोगों ने कहा कि सोंस घड़ियाल है, उसको एक साथी लोग बोल लेते हैं कि सोंस घड़ियाल है और ये पकड़ लेगा, खींच लेगा पानी में, मत जाओ। बाल स्वभाव में बार बार पानी की तरफ जाता था और लोग मुझे खींचते थे। और ऐसा अवसर 2-3 बार मिला। उसके बाद 1970 में मैं हायर सेकेंडरी करके आ गया पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा जन्म एक किसान परिवार में गांव में हुआ था और गांव से ही मैंने +2 तक की शिक्षा ली थी। जब यहाँ आया तो फिर उस समय भी डॉल्फिन की अच्छी संख्या थी, अच्छी तादाद थी गंगा में। सोंस ही कहते थे, डॉल्फिन तो उस समय कोई बोलता नहीं था, मैं भी नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं थी कि ये डॉल्फिन है। लेकिन जब भी कोई क्लास का लीजर आवर होता था तो मैं जाके गंगा किनारे बैठकर गंगा को निहारता रहता था और इस डॉल्फिन की काफ़ी साइटिंग्स थी, काफ़ी दिखता था। ओवर द टाइम 73-75 मेरा मास्टर डिग्री का था, 75 में हमें MSc करना था, लेकिन जयप्रकाश आंदोलन के चलते मेरा रिजल्ट 77 में आया और 77 के बाद मैं मार्च 78 में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुआ। तो तुरंत दिमाग में आया कि हमें शोध भी करना है,
रिसर्च करना है पीएचडी के लिए। तो पीएचडी करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं गंगा पर ही करूँगा। तो गंगा के हाइड्रोबायोलॉजी जैसा टॉपिक चुना मैंने कि हाइड्रोबायोलॉजी ऑफ गंगा एंड कार्बन साइकिलिंग इन गंगा। जब रिसर्च के काम से मैं नदी में जाने लगा तो नदी में तो हम बिना नाव के जा नहीं सकते हैं, और नाव वाले तो सब मछुआरे ही थे, क्योंकि वहाँ मछली पकड़ने के लिए नाव इस्तेमाल करते थे। बाकी कुछ ही ऐसा नाव था जो आदमी को आर पार करने के लिए, लेकिन 99% नाव मछुआरों का था। मछुआरों का नाव मैं भाड़े पर लिया, मछुआरों से बात करने लगा। लेकिन तब तक ये भी ध्यान में मुझे आया कि जो संख्या हम देख रहे थे बचपन में, जो संख्या 70 में देख रहे थे, वो संख्या आज 80 के आसपास, जब मैं रिसर्च के काम शुरू किया तो काफ़ी कम हो गया था डॉल्फिन की संख्या। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने मछुआरों से ही पूछा, फिशरमैन से, कि पहले तो बहुत दिखता था ये सोच, लेकिन अब तो बहुत कम दिख रहा है, क्या हो गया इसको। तो उसने हमसे सवाल किया पहले कि आप जानते हैं ये क्या है? ये बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को दूध पिलाती है। कहा, बच्चा को दूध पिलाती है? नदी में कोई जानवर हो जो बच्चे को दूध पिलाए, ये सोच के ही थोड़ा सा आश्चर्य जैसा हुआ, क्योंकि ये डॉल्फिन के बारे में पढ़ाया नहीं गया था हम लोगों को। व्हेल के बारे में मास्टर डिग्री में कोर्स में था, लेकिन गंगा के डॉल्फिन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसने कहा कि हम लोग इसको मारते हैं और इसके शरीर में काफ़ी मोटा चर्बी होता है, उस चर्बी से हम तेल निकालते हैं और उस तेल से हम मछली पकड़ते हैं। मीट नहीं खाते हैं हम, तो इसको फिर फेंक देते हैं गंगा में ही तेल निकाल करके। तो ये बड़ा ही कौतूहल का विषय था मेरे लिए, बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा था कि ये सारी चीज़ें सुन सुन करके वे तेल निकालते हैं और तेल से मछली अट्रैक्ट होती है, भाई उसमें क्या है। तो इस पर ध्यान मेरा गया, लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान में आया कि मैं रिसर्च क्या करूंगा अगर ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जैसा कह रहे हैं कि हम लोग मारते हैं, और जिस गति से मैं 1960-61 में पहली बार देखा था बांस घाट पर, उसके बाद आज 1980 आ गया, इस समय तक तो संख्या इनकी लगती है कि आधी भी नहीं बची है, ये तो ख़त्म ही कर देंगे सब। तो फिर मेरे मन में ये भाव आया कि नहीं, मन में ही रखा है, मछुआरों को मैंने नहीं कहा, मैंने सोचा कि रिसर्च तो करूंगा लेकिन साथ साथ संरक्षण का काम करूंगा, क्योंकि बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर बचाने के लिए क्या क्या करना होगा, ये मन में प्लान बनाने लगा मैं। और इसी क्रम में मैं एक तरफ तो अवेयरनेस कैंपेन, जन जागरण का काम किया, और जन जागरण के लिए भी स्कूल के बच्चों के लिए एक मॉड्यूल बनाया, यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों के लिए दूसरा मॉड्यूल बनाया, मछुआरों के लिए तीसरा मॉड्यूल बनाया, और चौथे मॉड्यूल में मैंने पॉलिसी मेकर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स के लिए रखा, क्योंकि इनके भी जानकारी में आनी चाहिए। इस तरह से ये भी जानकारी मिला कि 1972 में ही जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार ने बनाया, उसके शेड्यूल 1 में गंगा डॉल्फिन को भी रखा गया है। टाइगर हैं, एलिफेंट हैं, लॉयन हैं, सारे इस तरह के शेड्यूल 1 के एनिमल हैं। लेकिन पर्यावरण का जो अधिनियम था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वाइल्ड लाइफ का, उसके जो कस्टोडियन थे उनको भी नहीं पता था कि गंगा में डॉल्फिन है, क्योंकि इनके कस्टोडियन थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर, उन्होंने भी कभी नहीं सुना कि हाँ यहाँ डॉल्फिन है। नाम दिया हुआ था उसमें प्लाटानिस्टा गैंजेटिका, डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नाम है। तो मुझे लगा कि तो कोई जानकारी है ही नहीं। यहाँ तक कि एक बड़े सीनियर IAS ऑफिसर उस जमाने में आभास चटर्जी साहब हुआ करते थे, जिन्होंने कहा कि हमने एक फ़ोटो तक नहीं देखा है आज तक। मुझे कहा कि सिन्हा साहब कम से कम एक फ़ोटो तो हमको दिखा दीजिए, ये एक डॉल्फिन यहाँ है, इसकी जानकारी ही नहीं कहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पौराणिक कथाओं में भी जिक्र आया है इसका, गंगा अवतरण के साथ में, कि गंगा में जो ये सूंस है ये भगवान शिव का मैसेंजर है, कि भाई गंगा को प्रदूषित मत करो और गंगा को स्वच्छ रखो। फिर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बिफोर क्राइस्ट BC में उन्होंने दुनिया का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पहली बार दुनिया में लाए, जिसको पंचम शिलालेख में खुदवा दिया उन्होंने। आज भी वो पंचम शिलालेख है और किताबों में भी उद्धृत है। उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम लिखा गया है, उसमें गंगा डॉल्फिन का भी नाम है कि इसको मारना मना है।
और गंगा डॉल्फिन का नाम उस समय गंगा पुपुताका लिखा गया है उसमें। फिर बाद में मैंने देखा कि बाबर नामा जो लिखा बाबर ने, उसमें भी मिनिएचर पेंटिंग बनाया है इसका, और वो भी इसको पर्शियन भाषा में इसको खुक आबी कहा है। खुक कहते हैं पिग, सुअर को, और आबी पानी को। तो फिर पानी के ऊपर निकलता था अंदर से काला सा जानवर, तो उसे लगा कि ये वाटर हॉग है, उसने भी लिखा है इसके बारे में। तो फिर ये समझ में आया कि इस तो इतिहास में तो वर्णन है इसका, पौराणिक कथाओं में भी वर्णन है। बाद में मुझे जब इच्छा ये हुई कि भाई डॉल्फिन का तो पूरा शरीर ही नहीं देखे हैं अभी तक हम, गंगा पर जब काम कर रहे थे उस समय, तो मछुआरों से कहा कि एक मुझे कभी भी अगर कहीं मरा हुआ जानवर मिले डॉल्फिन, तो हमको एक बार दिखा देना कि होता कैसा है। तो संजोग से प्लासेंटा के साथ ही न्यूली बॉर्न बेबी का डेथ हो गया था, जो कि प्लासेंटा लगा हुआ था उसके शरीर में। वैसा एनिमल का एक ले आया हमारे पास में स्पेसिमेन मछुआरे ने। तब मैंने पहली बार पूरे बॉडी को देखा कि शेप कैसा होता है इसका। इसके बाद उसका डिसेक्शन भी किया, तो अंदर के भी एनाटॉमी को समझने की कोशिश किया मैंने। और इस बीच में 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। तो गंगा एक्शन प्लान के तहत मार्च 1985 में ही 28 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट गंगा के ऊपर मिला हम लोगों को, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री चारों डिपार्टमेंट शामिल था। लेकिन मैंने ही प्रस्ताव चारों का बनाया था और मैं ही डिफेंड किया था, क्योंकि मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था उसमें अकेला। तो उस प्रोजेक्ट को हर 6 महीने पर रिपोर्ट भेजते थे, तो जो डॉल्फिन पर जो भी जानकारी मिलती थी वो हम लिख देते थे रिपोर्ट में। फिर फाइनल रिपोर्ट जब हमने 3 साल का प्रोजेक्ट था तो 88 में जब सबमिट किया, तो उसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स भी लगा दिया मैंने। और संजोग ही था कि उस रिपोर्ट की कॉपी उस समय के पर्यावरण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर महाराज कुमार रंजीत सिंह जी के हाथ में लगा। उन्होंने जैसे देखा उस रिपोर्ट को, वो आ गए पटना, और पटना में हमसे मिले और उन्होंने कहा कि डॉल्फिन पर कोई काम इस देश में आज तक नहीं हुआ है, जानकारी में है आपको? कि जी हाँ है, कहीं नहीं कोई काम हुआ है। तो फिर इस डॉल्फिन के लिए रक्षा करने के लिए, संरक्षण के लिए और रिसर्च के लिए भी मैं आपको अलग से फंड दूंगा, आप प्रस्ताव बना कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 1 आध महीने में दे दीजिए। लेकिन कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, तो प्रपोजल जो रिसर्च प्रोजेक्ट का केवल डॉल्फिन पर बनाना अगर है तो फिर कोई लिटरेचर तो चाहिए, लिटरेचर अवेलेबल है नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, कुछ समय ज़्यादा चाहिए, कम से कम 6 महीना समय चाहिए मुझे। मैं कुछ पत्राचार करूँगा दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के साथ, कहीं से पता करूँगा, कुछ मिलता है लिटरेचर तो बना लूँगा। और आप उनसे भी कहा कि आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट गंगा एक्शन प्लान से जुड़े थे दुनिया के, आपके यहाँ भी आते होंगे, अगर कोई रेलिवेंट आदमी मिले तो मेरे पास भी भेजिए। तो थेम्स वाटर अथॉरिटी के एक साइंटिस्ट को उन्होंने भेजा, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उससे भी चर्चा किया मैंने। तो उसने कहा कि लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के लाइब्रेरी में सिंधु डॉल्फिन पर काम हुआ है और उसके रिसर्च पेपर्स हैं। वो काम किया था एक इटली के साइंटिस्ट जियोर्जियो पिलेरी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एनाटॉमी बर्न स्विट्जरलैंड में साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमें लिनियन सोसाइटी लंदन से, वो थेम्स वाटर अथॉरिटी के साइंटिस्ट ने फोटो कॉपी करके उस ज़माने में अब बाई पोस्ट भेजा हमारे पास। फिर मैंने प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव बनाने के बाद जब दिया तो गंगा एक्शन प्लान में रिसर्च कमेटी के चेयरमैन उस समय थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। शर्मा साहब कोई उस समय थे जो सेक्रेटरी थे। स्वामीनाथन साहब के सामने जब ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्ताव दिया, तो सारे लोगों को मन में एक ही सवाल उठा कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ इस देश में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 की संस्था है, 1988 में हम बात कर रहे हैं, और किसी तरह के कोई काम नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? ये स्वामीनाथन साहब ने नहीं पूछा, बल्कि अधिकारी और जो थे मंत्रालय के उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं करूंगा, और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मुझे 3 मीटिंग इसके लिए अटेंड करना पड़ा और लगभग 1.5 वर्ष समय लगे। 6 महीने के बाद मीटिंग लोग लेते थे। तीसरे मीटिंग में स्वामीनाथन साहब कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि नाउ आई एम कन्विंस्ड, डॉक्टर सिन्हा विल डू इट।
और मैं मॉनिटरिंग करूँगा हर 6 महीने पर। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ। फिर इस बीच में एक सैयद जहूर कासिम साहब थे जो सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट इंडिया में रहे थे, प्लानिंग कमेटी के मेंबर रहे थे, पद्म भूषण थे। तो उन्होंने मरीन बायोलॉजी में काम किया था, ही वाज ए साइंटिस्ट। तो उनके साथ भी पत्राचार से के माध्यम से मैं जुड़ गया था और बाद में वो मेरे लेबोरेटरी में पटना में आने लगे। तो एज ए मेंबर प्लानिंग कमीशन भी वो 5 बार आए हमारे पास। जब आते थे तो कहते थे कि जब अपना फील्ड डायरी दिखाइए। जब मैं उन्हें दिखाता था तो कहते थे कि आप तो साइंटिस्ट हैं ही, लेकिन साथ साथ नेचुरलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे नेचुरलिस्ट हैं आप। काफ़ी इनकरेज किया उन्होंने। संयोग से पत्राचार में पूरे दुनिया से कर रहा था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN में एक सिटेशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है, उसके चेयरमैन को मैं पत्र लिखा। उसने कहा कि 92 में दिल्ली में हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं रिवर डॉल्फिन के ऊपर, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइंटिस्टों को बुला रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से। तो फिर उसमें आप आइए और अपने टीम के साथ आइए। मैंने जब वहाँ प्रेजेंटेशन दिया तो सारे लोग बहुत खुश हुए और सैयद जहूर कासिम साहब उस चेयरमैन से ये कहते हुए मुझे मिलवाया कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो तब से फिर मीडिया वाले इसको पिक कर लिए और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया लिखना शुरू किए। तो प्रोफेसर साहब, ये सफ़र था आपका एज ए डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। ये जो आपने बताया कि किस तरह से आपको जो है ये टाइटल मिला। 2 साल होने को हैं आपको एज ए वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। काफ़ी लंबा अंतकाल होता है। तो ये मुझे बताएं कि कोविड रहा, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एज ए वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी को चलाया और क्या रहा कोविड के दौरान आपकी एक्टिविटीज़? देखिए, कोविड की एक्टिविटी, कोविड का तो इशू आ गया मार्च 2020 में जी। और जैसे ही ये 22 तारीख को हमको याद है कि एक बार लॉकडाउन हुआ, फिर 25 से रेगुलर लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन हुआ तो इमीडिएटली हम लोगों ने विचार किया कि ऑनलाइन क्लास चलेंगे, क्योंकि एक तरह से ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ कंप्यूटर के भी अच्छे ज्ञाता लोग हैं और सारे टीचर यंग टीचर हैं। तो उन सब लोग बहुत ही टेक सेवी हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे करना है। तो एक तो हुआ कि क्लासेज हम चलाएंगे और घर से क्लास चलाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। तो ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, बच्चे अधिकांश तो चले गए थे मार्च में, लेकिन कुछ यहाँ रह भी गए थे। सारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगा। मई के महीने में परीक्षाएं होती थीं सेमेस्टर की, तो उस समय फिर ऑनलाइन परीक्षा भी लिया गया। और डिसिप्लिन के मामले में मैं ये कर दिया था कि बाहर से ना कोई आएगा मेरे कैंपस में और ना कोई जाएगा बिना मेरे परमिशन के। सिक्योरिटी जो ऑफिसर हमारे थे उनको ही मैंने कहा कि मुझसे परमिशन के बगैर किसी को अलाउ ना करेंगे आप। और उस समय एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि एक कश्मीर के भी टीचर हैं यहाँ, मुस्लिम भाई हैं, उनकी वाइफ फैमिली वे में थी, कश्मीर से उनकी माँ आ गई और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का वो परमिशन ली हुई थी, लेकिन उन्हें भी मैं रोका और मैंने कहा कि गेट के अंदर नहीं आने देंगे, संजीवनी गेस्ट हाउस में रात भर रख लीजिए, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उनको जम्मू हॉस्पिटल वाइफ को ले जाना था, भर्ती कराना था, डिलीवरी का समय आ गया था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि माँ को आप वहीं से कश्मीर भेज दीजिए, आपको कैंपस में आना है आप आ जाइए। तो इस तरह से हमने स्ट्रिक्टली पालन कराया कि कोई बाहर जाएगा ही नहीं, गेट बंद रहेगा हमारा। कोई इमरजेंसी है उस समय जरूर हमें अलाउ कर देंगे, लेकिन दूध लेना है तो दूध वाले को गेट पर दूध रख दो, लोग ले आएंगे। हमारे हम अपना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें सब्जी से लेकर के डेली यूज की चीज़ें मिलती हैं। हमने कहा कि ये ले आएगा, इसको अलाउ करेंगे हम लाने के लिए, आप ना जाएंगे बाहर, बाल कटवाने के लिए भी नहीं जाएंगे बाहर आप। और हमारे यहाँ एक मेडिकल एड सेंटर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, सब सुविधा है वहाँ, तो किसी को ज़रूरत है तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से पहला जो फेज आया, वेव आया एक तरह से कहें आप पिछले साल, उसमें फिर 1 जून से ऑफिस खुल गई थी हम लोगों की। तो ऑफिस तो काम चल रहा था, पढ़ाई का काम तो ऑनलाइन ही होता रहा। वीसी साहब, ये बताइए कि इस समय श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से कोर्सेज जो है वो दे रही है? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक तो नई यूनिवर्सिटी है, मात्र 17 साल की यूनिवर्सिटी है। इसमें इंजीनियरिंग के कई कोर्सेज हैं, जिसमें सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है,
एंड वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, एनर्जी भी है जी और आर्किटेक्चर एंड लैंड डिजाइन भी है। जी तो इंजीनियरिंग में इतने कोर्सेज हो गए। फिर मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। जी मैनेजमेंट के कोर्सेज के बाद साइंस में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी है। जी अगर हम आर्ट्स में कहें तो एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, हालांकि उसमें भी एमएससी और एमए दोनों की डिग्री मिलती है। जी इसके बाद फिलॉसफी है और इंग्लिश है। इतने ही विषय हमारे यहाँ हैं। लेकिन ज़्यादातर विषय में केवल मास्टर की पढ़ाई हो रही थी, जी जैसे मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो मैंने पिछले साल 2020 में हमने बैचलर का भी सब में कोर्स ऐड कर दिया। जी इंजीनियरिंग में तो बीटेक भी था, एमटेक भी था, पीएचडी भी था। जी तो हमने कहा कि नहीं, बाकी विषयों में भी आप इंटरमीडिएट से पास करने वाले बच्चों को लीजिए। जी तो इस तरह से इतने कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। फैकल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए। यहाँ से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिग्रीज हासिल करके जो है वो चले भी गए हैं, आज वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं। किस किस्म की फैकल्टी है आपकी? मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे यहाँ एक तो फैकल्टी लगभग पूरे देश से हैं जी और छात्र छात्राएं भी पूरे देश से हैं, पैन इंडिया से हैं लोग। जी उसके बाद हमारे यहाँ आज के दिन में अगर हम कहें तो लगभग 90% तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं, यंग हैं सब, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड लोगों को ही सिलेक्शन किया गया है यहाँ। और उनकी भी आज के युग के हिसाब से जो मॉडर्न ज्ञान चाहिए वो उनमें है। जी तो बच्चों की पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है यहाँ। नामांकन भी जो हम यहाँ करते हैं तो SMVDUEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक लेते थे। कोविड के पहले तक ये परीक्षाएं देश के अन्य शहरों में भी लिया जाता था, जी उससे हम सिलेक्शन करते थे। और इंजीनियरिंग में IIT का जो टेस्ट होता है JEE, जी तो JEE के थ्रू भी हमारे बच्चे जोसा से आते हैं। तो काफ़ी क्वालिटी के बच्चे आते थे। लेकिन कोविड के काल में पिछले साल भी हमने उनके 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दिया, जी क्योंकि संभव नहीं था कि हम परीक्षा करा सकते हैं। जी और इस वर्ष भी फिर वही कर रहे हैं कि मार्क्स के आधार पर उनको हम देंगे। लेकिन पिछले साल भी कट ऑफ मार्क्स कंप्यूटर साइंस में तो 94% गया था। जी तो काफ़ी हाई मार्क्स पर, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ही बच्चे सब आए हैं। दूसरी बात है कि बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ। जी हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर BK भाटिया। जी और इस साल भी कोविड के समय में, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों का, इस साल तो हमारा ऑनलाइन ही उन्होंने टेस्ट लिया है कंपनी वालों ने, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां सब ले गई बच्चों को। जी तो लगभग 80 से 85% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। जी इंजीनियरिंग वालों का, मैनेजमेंट वालों का तो कभी कभी 100% प्लेसमेंट हो गया है। तो इस तरह से बच्चे स्वाभाविक है खुश रहेंगे। और इस यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ से जो बीटेक डिग्री लिए हैं वो IAS भी हुए हैं। जी आपके राज्य में आज पोस्टिंग है एक राहुल पांडे की। जी उसी तरह से बहुत सारे बच्चे विदेश में गए हैं। जी तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का और रिसर्च का स्तर बहुत ऊंचा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्टों का लिस्ट निकाला। जी उसमें इस विश्वविद्यालय के भी एक शिक्षक का नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विनीत त्यागी। जी रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इंजीनियरिंग में पिछले साल NIRF रैंकिंग 78 था, जी जबकि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कई हजार हैं पूरे देश में। जी उसी तरह से मैनेजमेंट में रैंकिंग इसकी विदिन 100 है। जी और ओवरऑल रैंकिंग यूनिवर्सिटी का, जहां लगभग 1000 यूनिवर्सिटी इस देश में है, हम विदिन 150 हैं। सिन्हा साहब, एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहूँगा। आप लगभग 2 साल से जम्मू कश्मीर में हैं, काफ़ी लोकल स्टूडेंट्स भी होंगे यूनिवर्सिटी में जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती होगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जो कोर्सेज आप करा रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज आप करा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाई है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करने में? जैसा मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में जी तो काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट हम दे रहे हैं, 80 से 85%। जी वो बच्चे जम्मू कश्मीर से भी हैं और वो बच्चे देश के अन्य राज्यों से भी हैं। जी क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लगभग 45% बच्चे हमारे अन्य राज्य से हैं, जी 55% यहाँ से होंगे। जी
तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो एड्रेस करने में मदद तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू है, मैं मानता हूँ कि अन्य राज्यों की तुलना में ये बहुत ही छोटा इशू है यहाँ। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन देखें जम्मू कश्मीर का तो लगभग 1,30,00,000 है। उसमें अब बच्चों का देखें कितना प्लेसमेंट हुआ है या कितने को जॉब मिला है, सरकारी जॉब मिला है। और अगर अन्य राज्यों को देखें, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में लगभग 13 करोड़ की आबादी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोगों को यहाँ है राज्य में नौकरी मिली है उनको, उससे ज़्यादा बिहार के लोगों को उस राज्य में तो न मिला होगा। भले बच्चे बाहर जा कर के सब IAS भी बने हैं, विदेश में भी गए हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो बहुत बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ मैं नहीं मानता हूँ। और ये भी कोशिश है कि बच्चे में टैलेंट है, यहाँ के बच्चों में भी काफ़ी टैलेंट है, अच्छा कर रहे हैं हम मेरे विश्वविद्यालय में, मैं इनकरेज भी उनको करता हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 85% है तो वो 100% हो जाए। लेकिन बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का काम नौकरी देना नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम तुमको इतना इक्विप कर देना है, ऐसा शिक्षित कर देना है कि तुम कहीं भी जाके जॉब नौकरी कर सकते हो। तो बीटेक के बाद ही बच्चों को जब जॉब मिलता है उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि नहीं, इनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए पूरा। बीटेक के बाद एमटेक भी कर लें, अगर इच्छा है तो PhD कर लें, उसके बाद जॉब में जाएं, क्योंकि जॉब में जाने के बाद फिर डिग्री अर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बच्चों को इस काम के लिए भी इनकरेज करता हूँ। बाकी तो बच्चे के ऊपर है, उनके गार्जियन के ऊपर में है। VC साहब, आपने जैसे खुद बताया कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। यहाँ का अगर आप पर्यावरण देखें, यहाँ नीट, क्लीन, ग्रीन क्वालिटी जो है, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको हम बिल्डिंग के रूप में आप कह रहे हूँ, या लेबोरेटरी भी यहाँ जो है वो काफ़ी रिच है। क्योंकि यंग जो टीचर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वे लोग भी लगभग कभी 36 करोड़ कभी 38 करोड़ तक का रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ ले आए हैं। और काफ़ी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स यहाँ रहा है। यहाँ तक है कि RT-PCR भी यहाँ पिछले साल ही जब ज़रूरत पड़ी तो डल्लू साहब संपर्क किए हमसे कि आपके यहाँ RT-PCR है। मैंने कहा है, और जब उन्होंने मांगा तो मैंने उसको दिया भी उनको कि नहीं, आप ले जाइए, इसको आपको यूज कीजिए, क्योंकि अब कोविड का ज़माना है, ज़रूरत है इसकी। तो इस विश्वविद्यालय में हर तरह से मैं परिपूर्ण मान रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, स्पेस का सवाल है, सुविधा का सवाल है, तो ये बाकी यूनिवर्सिटी की तुलना में यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जाता है, स्टूडेंट को भी, टीचर्स को भी, एम्प्लॉयज़ को भी। इसमें मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि एम्प्लॉयज़ और शिक्षक जितने भी यहाँ हैं, उनके परिवार को 100% मेडिकल रीइंबर्समेंट है अगर वो इलाज नारायणा में कराते हैं या कहीं बाहर भी कराते हैं, जबकि अपने कैंपस में हॉस्पिटल भी है। ऐसी सुविधा तो मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं सुना है। हर जगह मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो एक तो ये है। दूसरा है कि हम शिक्षकों को जो रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं, उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है थ्रू कंपटीशन, और उनकी सैलरी बेसिक सैलरी का 10% बढ़ा दिया जाता है 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद फिर कंपटीशन में उनको आना होगा। उसी तरह से जो छात्र आते हैं, अब जैसे कोई कैट मैट करके आ गया मैनेजमेंट में, तो उसका 1 साल का फीस तो पहले सीधे माफ़ हो जाता है। जो बच्चे CGPA अगर इंजीनियरिंग में हो या मैनेजमेंट में हो या किसी विषय में हो, अगर 8.5 या उससे ऊपर ले आए तो उनकी उस सेमेस्टर की फीस माफ़ हो जाती है। हॉस्टल का भी उनका जो रेंट है वो माफ़ हो जाता है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ, शिक्षकों के लिए 70,000 रुपया साल में दिया जाता था इनको सेमिनार सिंपोजियम अटेंड करने के लिए। 3 साल का 2,10,000 उनको सैंक्शन कर दिया जाता था। तो ये सुविधा मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी था पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ भी रहा हूँ, वाइस चांसलर भी रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी में। इस तरह से मैं कहीं नहीं देखा इतनी सुविधा। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है यहाँ। दूसरा है कि ये फुल्ली रेजिडेंशियल है, और रेजिडेंस की क्वालिटी भी आप देख लें, इस जगह की क्वालिटी देख लें, तो हर तरह की सुविधा है। बिजली उत्पादन, ये अपना 900 किलोवाट बिजली हम उत्पादन करते हैं प्रति माह, और स्वाभाविक है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जब आप यूज कर रहे हैं तो हमारा पैसा बच रहा है ना। हम तो उसको डाल देते हैं ग्रिड में, लेकिन बिल में हमारा उतना पैसा कट जाता है, माफ़ हो जाता है। तो
10 लाख रुपया के आसपास बचा लेते हैं हम महीने में। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। ये भी मैं बताऊं कि नवंबर 19 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्थ जोन का वाइस चांसलर्स मीट कराया था मैंने। लगभग 60 वाइस चांसलर आए थे और कैंपस में आते ही सारे लोगों ने कहा कि ऐसा कैंपस तो नहीं दिखाई पड़ता है। जबकि नॉर्थ जोन में एक से एक अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली से भी लोग थे, अन्य जगहों से थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना जगह मैं नहीं गया हूँ, वो लोग तो उतने जगह से आए थे, तो फिर उनको तो ज़्यादा अनुभव है हमसे, कंपेयर कर रहे होंगे। डेफिनेटली मुझे गर्व होता है कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना आकर्षक और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सहित है कि छात्र हों या शिक्षक हों या कर्मचारी हों, सबों को यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। आज के प्रोग्राम का मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एजुकेशनिस्ट, जैसे आपने खुद कहा कि आपकी फैकल्टी के साथ, आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन जो है वो होती रहती है। जाहिर सी बात है आपने आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया होगा। आजकल का जो माहौल है काफ़ी हाईटेक है, 4G का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। आजकल प्रोफेसर और टीचर पे बच्चे कम निर्भर हैं और गूगल पे ज़्यादा निर्भर हैं। तो बच्चों को आज के इस समय में किस तरह की जो एजुकेशन है वो प्राप्त करनी चाहिए? देखिए, गूगल ज्ञान देव तो एक ज्ञान देव हैं, लेकिन इंसिडेंटली हमारे यूनिवर्सिटी में स्पेशलिस्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी, मशीन लर्निंग के भी, डिप डाटा के भी, IoT के भी। शिक्षक छात्रों से या शिक्षकों से मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब भी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी आधारित जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत पूर्ण नहीं है। ये क्विक, जैसे फास्ट फूड का ज़माना है तो फास्ट फूड जैसा है, मिल गया, यूज कर लिए, फिर भूल गए। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं या शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं, फेस टू फेस जब होते हैं बच्चे, तो वो जो एक इम्पैक्ट डालता है छात्रों के दिमाग पर, या आप बॉडी लैंग्वेज उनका देखें, बॉडी केमिस्ट्री समझें, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षक अगर ध्यान से देखते रहते हैं क्लास में बच्चों को, तो समझ में आ जाता है कि अमुक लड़का ध्यान नहीं दे रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो वैकेंट आई से देख रहा है, वो ऊपर से पार कर जाएगा। ये ऑनलाइन क्लासेज में या ये टेक्नोलॉजी के युग में इस तरह के चीज़ों से वो असर बच्चों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र का एक आत्मीयता से जो संबंध बनता है, वो संबंध ऑनलाइन में नहीं बनता है। तो छात्रों को मैं कहता हूँ कि पढ़ने की आदत डालो। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं खुद भी, मैं कभी भी चुपचाप बैठा हुआ समय नहीं काटता हूँ, कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहूँगा। मैं चाहे वो अखबार ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ मिल गया पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने से एक माइंड भी आपका हमेशा काम करते रहता है। और ये भी आप समझ लें कि बुजुर्गों के लिए खास करके, तो जितना पढ़ेंगे तो कभी उनको अल्जाइमर की बीमारी तो ना होगी, जल्दी भूलने की जो बीमारी होती है। तो मैं ये बच्चों को भी कहता हूँ, शिक्षकों को भी कहता हूँ और अपने से भी कहता हूँ कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहो, बहुत को ज्ञान मिलेगा। जो ज्ञान गूगल ज्ञान देव दे रहे हैं, वो कहाँ से दे रहे हैं? हम हमारे आप जैसे लोग कुछ उसमें डालते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से खुद रिसर्च करते हैं, तो जो हम डालेंगे वही ना, तो कितना डालते हैं हम? पूरा नॉलेज तो कभी कोई नहीं टीचर डालता है उसमें। तो अच्छी बात है कि पूरा नॉलेज किताब में डालते हैं, रिसर्च पेपर में डालते हैं, उसको पढ़िए ना, उससे संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और शिक्षक छात्र का एक संबंध भी रहेगा जो आजीवन शायद बना रहता है। वीसी साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने भी समय निकालकर जम्मू से इस बियाबान जगह में पहुँचे हैं, 40-45 किलोमीटर दूर, और आप हमारे विश्वविद्यालय के इन बातों को पहुँचाएंगे आम जनता तक। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है कि आपने भी इतना कष्ट किया और आए हमारे पास। आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा, वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। हमने प्रोग्राम में कोर्सेज के बारे में भी आपको बताया कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे आएँ, तो यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और
हमने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के बारे में बात भी की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप सपना देखते हैं हायर एजुकेशन का, प्रोफेशनल कोर्सेज़ का, तो आप आइए और यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए। यहाँ पे एक सिस्टम है दाखिला लेने का, उस सिस्टम के तहत आप दाखिला ले सकते हैं और अपने करियर को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।